In last lecture, we discussed about what is diabetes mellitus and its types. That is insulin-dependent diabetes mellitus, non-insulin dependent diabetes mellitus, malnutrition-related diabetes mellitus, and maturity onset diabetes of young. That is we called as juvenile diabetes mellitus. नेक्स्ट व्हाट आर द रिस्क ऑफ डायबिटीज mellitus? चलो डायबिटीज हो तो गया है, बट क्यों इतना लोग डरते हैं? डायबिटीज 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 क्यों? क्योंकि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल में नहीं रहती है तो हाई ब्लड शुगर लेवल्स कैन डैमेज योर नर्व्स, कॉजिंग डायबिटिक डायबिटिक न्यूरोपैथी। गलत हुआ है वहां पे, नेप्रो हो गया है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। इट कैन डैमेज योर किडनीज कॉजिंग डायबिटीज नेफ्रोपैथी। और हम देखते हैं इट कैन कॉज हार्ट डिसीजेस ऑल्सो, इट कैन कॉज स्ट्रोक ऑल्सो। ठीक है, तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन आपको कॉमनली डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। और ये आपके हम देखते हैं कि रेटिना को भी डैमेज कर सकते हैं, आपकी आईज को भी डैमेज कर सकते हैं, कॉजिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये कॉमनली हम लोग देखते हैं, दिखने में दिक्कत हो रही है या फिर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं उसका कॉज, अगर पेशेंट नोन केस है डायबिटीज का, तो उसमें ये कहीं ना कहीं आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर किडनी की समस्याएं ये हमें देखने को मिलती है। तो टाइप 1 के कारण हमें ये ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। टाइप 2 के कारण हम देखते हैं adult onset diabetes but with epidemic of obese and overweight kids, more teenagers are developing type 2। इसको हम लोग देखते हैं टाइप 2 भी, जैसे सेंटर ओबेस पर्सन है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे हम लोग कहते हैं कि ओबेस पर्सन अगर है, या फिर सिर्फ पर्सन ही नहीं, हम लोग देखते हैं जैसे बच्चों में भी हो रहा है। अगर ओवर ओबेस पर्सन अगर है तो उसमें भी हो सकता है, नो मैटर उसका एज कितना हो। ठीक है, नेक्स्ट वही हमने देखा कि टाइप 2 में भी टाइप 1 हो टाइप 2 टू हो, अगर ब्लड शुगर लेवल हाई है तो वो आपकी आंखों को, किडनी के लिए, नर्व्स के लिए वो दिक्कत देंगी ही देंगी। स्पेशली हम लोग इसकी कंडीशन में देखेंगे कि किडनी के ऊपर, आंखों के ऊपर कॉमनली हमें ये असर जो है वो होते हुए देखने को मिलता है। मतलब शुरुआती यहाँ से, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को दिखने में भी दिक्कत होती है। जब वो चेक करने जाते हैं ना, हम देखते हैं जैसे जैसे टंग हमारे जीआई ट्रैक का आईना है, वैसे हमारा रेटिना भी बहुत सारे डिसीजेस को दिखाता है। जैसे ही रेटिना एग्जामिनेशन होता है, हमें बहुत सारे डिसीजेस के बारे में पता चलता है कि कौन कौन से डिसीजेस हुए हैं कर। नेक्स्ट तो ये तो है कि जो लोग ओबेज हैं, ठीक है, एज इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हम देखते हैं जो लोग ओबेज है उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा? तो मोस्टली हम देखते हैं 3 P's हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में देखें तो 3 P's हमें देखने को मिलते हैं। मेनली कौन कौन से 3 P's हैं? एक होता है पॉलीफेजिया, उसको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीडिप्सिया, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। और नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीयूरिया, उसको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। क्या देखने को मिलेगा? बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। वो बार बार पी रहा है इसीलिए बार बार पेशाब के लिए नहीं जा रहा है, वो बार बार यूरिनेट कर रहा है, दैट्स वाई उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, दैट्स वाई हमें पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ पॉलीयूरिया पेशेंट को पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है।
और ग्लूकोज तो ऐसा पड़ा रहता है, ब्लड में ग्लूकोज पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज को टिकट एंट्री देने वाला होता है, इंसुलिन, वही एब्सेंट होता है। बिकॉज ऑफ दैट इतना सारा ग्लूकोज होने के बावजूद भी सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। सेल्स जो है वो स्टार्व करते हैं कि उन्हें ग्लूकोज नहीं मिला, नहीं मिला, हम एनर्जी कहाँ से लेंगे। और दैट इज द रीजन वो क्या करती है कि भूख लगती है, सेंटर ऑफ हंगर स्टिमुलेट होता है कि हमें भूख लगी है। देखा जाए तो ब्लड में इतना सारा ग्लूकोज ऑलरेडी पड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं, सेल्स को नहीं मिल पाता है। और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, साइंस, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जेनाइटल ईचिंग है, ऑलवेज हंगर तो ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा, और पेशेंट को थोड़ा भी कुछ करो तो थकान महसूस होगी, बहुत जल्दी थक जाते हैं ये डायबिटीज वाले पेशेंट। पॉलीडिप्सिया दिखा। और हम देखेंगे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, और यूरिन में हम देखते हैं ग्लाइकोज यूरिया भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मीन्स ग्लूकोज का प्रेजेंट देखने को मिलेगा जब हम लोग यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक करते हैं, यूरिन की सिंपल सी जांच करते हैं नॉर्मल वाली, तो उसमें हमें ग्लूकोज प्रेजेंट देखने को मिलता है। अभी ये देखो, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या बताया है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कैसे हो सकता है, मतलब जिसकी नॉर्मल पर्सनालिटी है, लीन थीन है, उसे भी हो सकता है। नेक्स्ट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जैसे कि हमने कहा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ओबेस पर्सन में ये होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट, टाइप 1 के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो कीटो एसिडोसिस हो सकता है। टाइप 2 के क्या होगा, पेशेंट इतना सीवियर तो पेशेंट डायरेक्ट कोमा में जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप 1 में प्लाज्मा इंसुलिन जो है वो लो टू एब्सेंट होता है। क्यों लो टू एब्सेंट होगा, क्योंकि हम देखते हैं टाइप 1 में सेल्फ डिस्ट्रक्शन है ना, अपनी ही बॉडी अपने ही पेनक्रियास के सेल्स को मारती है, तो सेल्स ही नहीं बचेंगे तो इंसुलिन कहाँ से फॉर्म होगा। ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलेगा, या तो बहुत कुछ ही सेल्स बचे होंगे, कुछ ही सेल्स अगर बचे होंगे तो वो थोड़ा बहुत इंसुलिन सिक्रेट करेंगे, अदरवाइज आपको एक्सटेंट ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन तो होगा, क्योंकि अभी सेल्स के रिसेप्टर्स पे खराबी है। इंसुलिन तो है, बट इंसुलिन के लिए जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। दैट्स वाई हमारे पास शुगर भी है, मतलब ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी है, बट रिसेप्टर के खराबी के कारण वो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो इंसुलिन नॉर्मल टू हाई लेवल्स हो सकते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, क्योंकि खुद के ही बॉडी खुद के ही पेनक्रियास के सेल को डिस्ट्रक्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा टाइप 2 के केस में, इसको कोई लेना देना नहीं है एंटीबॉडीज का। हम देखेंगे टाइप 1 में अगर आप सल्फोनिल थेरेपी देते हैं, सल्फोनिल थेरेपी मतलब सल्फोनिल यूरियाज वाले ड्रग देते हैं, तो वो कुछ काम के नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि सल्फोनिल यूरिया ड्रग क्या करता है, पैनक्रियास के सेल से इंसुलिन जो है, इंसुलिन बनवाता है, उसका सिक्रीशन बढ़ाता है, बट इन दिस केस हमारे पास सेल्स ही नहीं है, तो ये ड्रग दे के भी फायदा नहीं है, क्योंकि सेल नहीं तो इंसुलिन नहीं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में इसके रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी में सल्फोनिल यूरियाज के बारे में, किस तरीके से उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंसुलिन थेरेपी रिस्पॉन्सिव, दोनों इसमें आप इंसुलिन दे सकते हैं, दोनों टाइप के डायबिटीज में। कभी कभार टाइप 2 में रेजिस्टेंस हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं, दोनों केसेस में वी गिव इंसुलिन। इसमें हम देखते हैं कोई फैमिली हिस्ट्री की जरूरत नहीं होती है टाइप 1 में, और टाइप 2 में हम लोग देखते हैं हाँ, अगर पेरेंट्स को है डायबिटीज तो बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इट्स हेरिडिटरी। ये क्योंकि टाइप 1 ऑटो इम्यून है, तो जीन में जिनकी गड़बड़ी हो गई उनमें ये देखने को मिलेगा। और नियरली हम देखते हैं टाइप 1 जो है वो 40 इयर्स से जो छोटे हैं उनमें हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि इतने साल तक वो रहता ही नहीं है, टाइप 1 है और आपको पता नहीं चला, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे ही हमें, और तब तक वो रूल आउट हो ही जाता है। मतलब बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलेगा कि उसको टाइप 1 है और 40 तक उसका डायग्नोस नहीं हुआ करता, तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप 2 जो है, मोस्टली हम लोग देखेंगे कि एक उम्र होने के बाद हमें देखने को मिलता है। अब ये तो है, डायग्नोसिस कैसे करें हम लोग, तो यहाँ पे बोला डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या देखने को मिलता है, inability of distal tubules and collecting ducts of nephron to response to ADH। तो जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसको ये क्या नहीं करते हैं, तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में, और इसीलिए हम देखते हैं वहां पे पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, और पॉलीयूरिया के कारण हम देखते हैं पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। पॉलीयूरिया के कारण हम देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन रेयरली लेस देन 3 लीटर्स डेली। तो अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है, तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, तो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। एडीएच क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है, बट हम देख रहे हैं रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन तैयार होगी, ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन तैयार होगी तो ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलेगी, है ना। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एडीएच को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, या फिर हम देख रहे हैं एडीएच का सिक्रीशन ही कम हुआ है, उसके कारण भी हमें हो सकता है कि एडीएच का सिक्रीशन ही कम है, या तो फिर एडीएच है लेकिन कोई एडीएच का सुन नहीं रहा है ना, रिसेप्टर प्रॉब्लम हो गया है, वो भी एक देखने को मिल सकता है हमें। इसके कारण हमें वहां पे पॉलीयूरिया और उसके कारण हमें पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा। और फिर क्या है कि बार बार अगर वो पेशाब के लिए जाएगा तो क्या होगा, तो उसकी नींद भी प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है देखो डायबिटीज मेलाइटस में हम देखेंगे प्रूराइटस वल्वा इन फीमेल एंड बायनाइटिस इन मेल। ये कॉमन हमें देखने को मिलेगा हमें कि जिनको डायबिटीज है उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर हाइजीन न रखने के कारण, मतलब इनकी स्किन ऐसी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, अगर छोटी सी भी वुंड है उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। डायबिटीज में हम देखेंगे पॉलीफेजिया, नॉक्स्यूरिया, मतलब रात में उसको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, ना पेशेंट उसी की समस्या लेके ज्यादा आते हैं, दिन भर तो चलो कुछ नहीं टॉलरेट कर देगा, बट रात में हम देखते हैं ये अगर बार बार होता है तो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता। वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस देखने को मिलेगा आपको डायबिटीज के पेशेंट में।
वीकनेस देखने को मिलेगी, लैसिट्यूड देखने को मिलेगा, उसके पैर खींचने जैसे होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे छोटी छोटी फुंसियाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा लॉस ऑफ लिबिडो, उसकी सेक्सुअल डिजायर कम होगी। ठीक है। या फिर अगर मिडिल एज का है तो इम्पोर्टेंस भी देखने को मिलेंगी। पूरे ऐसे रिटार्ड देखने को मिलेगा काइंड ऑफ, एकदम भी नहीं, बट ऐसे थके हुए से, फिजिकली मेंटली थके थके से देखने को मिलेंगे हमें। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा तो फास्टिंग लेवल, हाई फास्टिंग लेवल, जिसे अगर आपने सुना होगा अभी तक, तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो चेक करते हैं तो हम लोग फास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट प्रांडियल करते हैं, खाना खाने के बाद वाली करते हैं। ठीक है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल करते हैं और पोस्ट प्रांडियल करते हैं, मतलब खाना खाने के बाद ग्लूकोज चेक करते हैं। और एक होता है कि रैंडम, कभी खाना खाया क्या खाया कुछ नहीं पता, तो एक रैंडम ब्लड ग्लूकोज हम लोग करते हैं। तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज हम देखते हैं कितनी होनी चाहिए अप्रोक्स, इफ लेस देन 140, सॉरी, हम देखते हैं अप्रोक्स 140 टू 200 के बीच में होनी चाहिए, रैंडम अगर है तो। रैंडम अगर है तो हम देखते हैं 140 टू 200 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फास्टिंग है तो फास्टिंग हम देखते हैं अप्रोक्स 100 टू 125 के बीच में होनी चाहिए। अभी ये हर एक की मशीनरीज के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, जो भी रिपोर्ट्स बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, वहां पे नॉर्मल जो है वो दिया होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे तो पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज में हम देखेंगे कि अप्रोक्स आफ्टर मील कितनी होनी चाहिए, तो इट शुड बी बिटवीन 100 200 से कम होनी चाहिए। तो ये हमें देखने को मिलेगा इन्वेस्टिगेशन में, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। क्या देखने को मिलेगा? ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो ओजीटीटी करके देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जीजीटी टेस्ट। जीजीटी टेस्ट में हम देखेंगे गामा ग्लूटामेट ट्रांसफरेज टेस्ट। मोस्टली ये आपके लीवर डिसीज में भी हम लोग करते हैं, किडनी में भी करते हैं, पेनक्रियाज में भी करते हैं। ठीक है, ये सारे इसमें भी करते हैं। तो सिग्निफिकेंट कब है ये, तो हम देखेंगे कि जीटीटी डिक्रीज इन पेशेंट जिनका एज जो है वो ग्रेटर देन 60 ईयर्स है, ओबेस पेशेंट में, सर्जरी ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ सर्जरी, हम देखते हैं देयर इज इंक्रीज इन कॉर्टिसोल एंड कैटेकोलामाइन सिक्रीशन, ड्रग लाइक थियाजाइड्स, फिनिटोइन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, थायरोनिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन सब की वजह से भी हमें रेज लेवल आ सकता है। नेक्स्ट है यूरिन ग्लूकोज। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, हम लोग देखते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक जब हम लोग करते हैं तो हमें, मतलब जब एक्सेस ग्लूकोज हो रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज अगर आ रहा है यूरिन से, इट मीन्स योर किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो इट मीन्स समझ जाओ वहां पे आपकी किडनी भी इन्वॉल्व हो रही है। अगर अगर आप नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस अगर देखेंगे तो हम देखते हैं ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाता है, बट हम लोग देखते हैं कि अगर यूरिन में ग्लूकोज अगर दिख रहा है, इट मीन्स आपका रीनल फंक्शन जो है वो अबनॉर्मल हो गया है ड्यू टू डायबिटीज। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है कि जैसे हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं या फिर जो भी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट, तो हो सकता है उनकी शुगर लो हो जाए, हो सकता है एकदम से सडन शुगर हाई हो जाए।
ठीक है, अगर प्रॉपर मेडिकेशन टाइम पे नहीं लेते हैं तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है और कॉम्प्लिकेशन में HHS, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी दैट ओनली हैपेंस इन पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज। तो इसमें हम देखते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को, वेरी हाई ब्लड शुगर, है ना, उसके कारण हम देखते हैं एकदम सीवियर हाइड्रेशन, डायबिटिक केटोएसिडोसिस में पेशेंट जाएगा, ये सब जानलेवा है। इसमें पेशेंट को सबसे पहले हमें हाइड्रेट करना होता है। तो डायबिटिक केटोएसिडोसिस में हम देखते हैं यहाँ पे कीटोन्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी को क्या हो रहा है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगी, फैट को यूज करेंगी एज अ एनर्जी सोर्स। और जैसे ही वो फैट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते जाएंगी, वहां पे कीटोन फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। और ड्यू टू जैसे हाई लेवल ऑफ कीटोन्स इन ब्लड कॉजेस कीटोएसिडोसिस। ठीक है, जब से हम देखेंगे कि एबीजी किया हमने, एबीजी में पीएच हमें कम दिखा, ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिलेगा। एंड इट इज सीरियस कंडीशन, जहाँ पे क्योंकि ब्लड का पीएच जो है वो थोड़ा भी इधर उधर 7.35 टू 7.45, थोड़ा भी नीचे थोड़ा भी पीछे अगर जाता है, नीचे पीछे जाता है, तो आपके बॉडी में सीवियर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, so this is severe complication diabetes ketoacidosis।